Welcome to session 4 of computer networks. Today we'll talk about TCP/IP model. This is one model that we have left in previous session, and then we'll talk about the physical layer. Especially we'll discuss about how actually data is flowing over the network using transmission medium and what kind of transmission medium we use and different ways of synchronization. Now let's start with the TCP/IP model. Here there is one small comparison between the two. This is what I have asked as a question at the end. Actually if we see, हम जब भी एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं तो उसी के अंदर हम प्रेजेंटेशन के लिए भी रूल्स बनाते हैं और उसी के अंदर हम सेशन के लिए भी रूल्स बनाते हैं. मीन्स ऑथेंटिकेशन हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर करते हैं. तो हमने TCP/IP मॉडल के अंदर इन तीनों को ही एक साथ रखा एप्लीकेशन लेयर नाम से. इन द सेम वे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम अपना डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है कि सिस्टम तक डेटा आ जाता है, उसको किसी खास एप्लीकेशन तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है. तो वो काम दोनों जगह पे, यानी TCP/IP मॉडल के अंदर भी और OSI मॉडल के अंदर भी दोनों जगह पे ट्रांसपोर्ट लेयर ही करती है. यहाँ पे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन सब कुछ सेम है. देन इंटरनेट लेयर होती है यहाँ पे नेटवर्क लेयर की जगह पे. इंटरनेट लेयर क्यों? क्योंकि TCP/IP मॉडल जो है ये एक नेटवर्क के लिए नहीं, कई नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर ना होकर के इंटरनेट लेयर या इंटरनेटवर्किंग लेयर होती है. डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों का भी आपस में लिंक होता है. अगर आप लैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ईथरनेट केबल यूज़ करनी पड़ेगी. अगर आप USB मॉडेम यूज़ कर रहे हैं तो आपको वायरलेस नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा. अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फिर वाईफाई के लिए एक्सेस पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप कोएक्शियल केबल यूज़ करना चाहते हैं तो उसका डेटा लिंक का डिवाइस भी अलग होगा और केबल भी अलग होगी. इन द सेम वे अगर आप FDDI पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फाइबर ऑप्टिक का लैन कार्ड लगेगा और फाइबर ऑप्टिक की केबल लगेगी. सो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं. इसलिए इसको TCP/IP मॉडल के अंदर नेटवर्क एक्सेस लेयर या नेटवर्क इंटरफेस लेयर कहा जाता है. इन डिफरेंट बुक्स you will find different names. In some books it is network access layer, in some books it is network interface layer. In the same way internet layer भी आपकी कुछ books के अंदर जो है internet layer कही जाती है. Now let's understand about physical layer. Actually it is the actual transport medium. It is the actual wire that you use. Now what kind of wires we can use? This is defined in फिज़िकल लेयर. अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वायर है ये बिट्स की स्ट्रीम ले जाती है, एक साथ कई सारी बिट्स ले जाती है. इसमें कुछ बिट्स के बाद कुछ एरर्स भी हो सकती हैं. तो उन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए डेटा लिंक लेयर के अंदर कुछ कोडिंग होती है जिसके हेल्प से हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. हम आगे की क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमारे पास डेटा को ले जाने के लिए कुछ खास तरीके की एनकोडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं हम. ठीक है, जिसमें पहली एनकोडिंग टेक्निक होती है पोलर एनकोडिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपके जो भी ज़ीरोज़ या 1 हैं, बिट्स हैं, इनको डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर आपका पॉजिटिव वोल्टेज यानी वैल्यू है वोल्टेज की तो दैट मीन्स इट इज़ 1. अगर वही वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ होती है कि वायर पे जब भी जाएगा तो करंट जाएगा. इफ़ करंट इज़ above some value, above 0, then it is treated as 1, and if it is below 0 then it is treated as 0. You can see here बीच की लाइन जो है वो 0 वैल्यू है. +5 हुआ तो उसको 0 ट्रीट किया है, -5 हुआ तो उसे 1 ट्रीट किया, या
नीचे वाले को अगर आप 0 ट्रीट करते हो तो आप ऊपर वाले को 1 ले सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एनकोडिंग इज कॉल्ड यूनिपोलर एनकोडिंग। यूनिपोलर और पोलर के बीच में डिफरेंस क्या है? पोलैरिटी का। वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते थे, यहाँ पे केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव होता है, यानी आप एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करते हैं। ठीक है, अगर आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं तो सपोज़ कुछ हायर वैल्यूज़ हैं, उसको आपने 1 या 0 जो भी ट्रीट किया, जैसे यहाँ पे प्लस वोल्टेज रहता है तो उसको 0 ट्रीट किया गया है, और माइनस में वोल्टेज रहता 0 रहता है तो उसको 1 ट्रीट किया गया है। सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ वैल्यूज़। एक्चुअली यू हैव 2 वोल्टेज लेवल्स, एक को हम 1 और दूसरे को 0 मानते हैं। नाउ दिस वन इज अनदर एनकोडिंग कॉल्ड बाइपोलर एनकोडिंग। बाइपोलर और पोलर के बीच में डिफरेंस ये होता है कि 0 डिटेक्ट करने के लिए पोलर के अंदर या तो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू को डिटेक्ट किया जाता है, और बाइपोलर के अंदर क्या होता है, 0 हमेशा नल वैल्यू पे होता है, और अगर वोल्टेज हाई या लो होता है तो उसको हम 1 ट्रीट करते हैं। हाई होने पे पहली बार में अगर 1 ट्रीट किया था तो नेक्स्ट टाइम में लो होने पे 1 ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नल भेजने का तरीका ये होता है कि हम कभी हाई देते हैं, उसके नेक्स्ट टाइम सेकंड 1 आया तो उसके बाद लो दिया, फिर थर्ड 1 आया तो हाई दिया, अगेन इसको लो दिया। मतलब आप पॉजिटिव में वैल्यू तब देंगे जब पहला 1 आता है, तो दूसरा 1 आया उसे नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ there is another encoding called Manchester encoding. In Manchester encoding we have a combination of ones and zeros representing 0 and a combination of ones and zeros representing 1। यानी एक खास तरीके की वेव हमें 0 डिफाइन करती है और एक खास तरीके की वेव हमें 1 डिफाइन करती है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें सो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि 0 के लिए क्या किया गया है, पहले हाई है उसके बाद लो हो जाता है। ठीक है, अगर हाई से लो का सिग्नल आता है तो इसको हम 0 ट्रीट करेंगे। अगला भी जो 0 आया है, आप इसे भी देखिए, ये भी काफ़ी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, नाउ अगर हम 1 की बात करें तो 1 के केस में क्या है, ये लो से हाई हो रहा है, 2 1 लगातार आ गए तो ये जल्दी जल्दी लो से हाई हुआ है, लेकिन ये लो से हाई ही हुआ है, हाई से लो नहीं हुआ। ठीक है, 1 आया, लो से हाई हुआ, अगर लगातार 2 ज़ीरोज़ भी आते तो उसी तरीके से वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते। दिस एनकोडिंग इज कॉल्ड मैनचेस्टर एनकोडिंग। ठीक है, इसको हम बाईफेज एनकोडिंग भी कहते हैं। नाउ देयर इज डिफरेंशियल एनकोडिंग और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि अगर वैल्यू चेंज होती है तो हम एक तरीके का सिंबल यूज़ करते हैं, और वैल्यू नहीं चेंज होती है तो हम दूसरे तरीके का सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे शुरू में 0 था, हमने मान लिया कि इनिशियल वैल्यू 0 रही होगी, इसलिए लो से हाई हुआ। ठीक है, देन सेकंड वैल्यू जब 1 आई तो हमने हाई से लो बताया, अगेन दूसरा भी 1 आया तो हमने इसे लो से हाई बताया। जब 0 आया, अगेन हियर देयर इज़ अ चेंज, सो इट इज़ लो टू हाई। अब इसके बाद 1 आया तो वो हाई से लो हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। वी हैव रिटर्न टू ज़ीरो, RZ एनकोडिंग। रिटर्न टू ज़ीरो एनकोडिंग के अंदर क्या होता है कि चाहे आप 0 यूज़ कर रहे हैं चाहे आप 1 यूज़ कर रहे हैं, ये एक बार 1 होता है, मतलब एक बार ये हाई वैल्यू या लो वैल्यू की तरफ जाता है और उसके बाद
ज़ीरो पे रिटर्न आ जाता है, नल वैल्यू पे रिटर्न आ जाता है। हियर यू कैन सी ये पॉजिटिव वोल्टेज था, यानी इसको हमने ज़ीरो एज्यूम किया और इस लेवल को हमने 1 एज्यूम किया। सो जब भी ज़ीरो आया है, वैल्यू यहाँ से एक बार अप हो करके और उसके बाद फिर से ये नल वैल्यू पे रिटर्न आ गई है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे जब डाउन आई, देन इट वाज रिप्रेजेंटिंग 1 एंड अगेन नल वैल्यू पे आ गई। यानी आपको 0 रिप्रेजेंट करना हो या 1 रिप्रेजेंट करना हो, इन बोथ द केसेस इट गोज टुवर्ड्स दैट साइड एंड देन कम बैक। इसको हम रिटर्न टू ज़ीरो बोलते हैं। एनआरजेड एनकोडिंग जो होती है, इसके अंदर ये ज़ीरो पे रिटर्न नहीं आता। इट इज़ वेरी मच लाइक पोलर, कि 1 रहेगा तो 1 की साइड चला गया, 0 रहेगा तो 0 की साइड चला जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन जब भी हम करते हैं तो नॉर्मली 3 तरीके के हम ट्रांसमिशन करते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स वो ट्रांसमिशन होता है जिसमें एक सेंड करता है, एक सेंडर होता है और बाकी रिसीवर्स होते हैं। ठीक है, रिसीवर्स आपके पास कई सारे हो सकते हैं, सेंडर आपका एक होता है। जैसे आपका रेडियो ट्रांसमिशन होता है, इसमें सेंड करने वाला एक होता है और रिसीवर आपके डिफरेंट रेडियो डिवाइसेस होते हैं जो कि उसको रिसीव कर रहे होते हैं। हियर वन एग्जांपल इज टेकन दैट मेन फ्रेम के साथ कई सारे मॉनिटर्स कनेक्टेड होते हैं। सो मेन फ्रेम इज ट्रांसमिटिंग डेटा, इट इज़ नॉट लिसनिंग अबाउट व्हाट मॉनिटर इज सेइंग। सो मेन फ्रेम से जो मॉनिटर का कम्युनिकेशन है ये सिंप्लेक्स है। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर कम्युनिकेशन कॉल्ड हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम कम्युनिकेट तो दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन चैनल एक बार में एक ही को बोलने की अनुमति देता है। मतलब आप या तो लिसन करेंगे या आप बोलेंगे। यू कैनॉट लिसन एंड सेंड, मतलब यू कैनॉट रिसीव एंड सेंड डेटा साइमल्टेनियसली। आप एक ही तरीके का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या तो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम दोनों तरफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक साथ, यानी बोलने का भी काम और सुनने का भी काम, यानी वी आर सेंडिंग एंड रिसीविंग साइमल्टेनियसली। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ट्रांसमिशन मोड, इसको जो है मेज़र करने का यूनिट हमारा बिट्स पर सेकेंड होता है। ठीक है, सो कितने बिट्स हम एक सेकेंड में भेज पाते हैं, इसके हिसाब से हम इस ट्रांसमिशन मोड को डिफाइन करते हैं कि ये कितने बिट्स पर सेकेंड का कम्युनिकेशन चैनल है। कनेक्शन हमारा अगेन अगर नंबर ऑफ लाइंस के टर्म्स में डिस्कस करें तो 2 तरीके का हो सकता है, पैरेलल या सीरियल। पैरेलल कनेक्शन आपका जो होता है, इसमें कई सारे लाइंस जो हैं वो एक साथ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे n बिट का डेटा एक साथ जा रहा है, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, हियर डिफरेंट लाइंस आर देयर, line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6 लाइन्स आर यूज्ड एंड ये 6 लाइन्स मिलकर के कंप्यूटर ए से डेटा को कंप्यूटर बी में भेज रही हैं। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज अ पैरेलल कनेक्शन। देयर कैन बी अ सीरियल कनेक्शन ऑल्सो। सीरियल कनेक्शन में क्या होगा कि एक ही कम्युनिकेशन लाइन होगी, ठीक है, और एक एक करके यहाँ से डेटा बिट्स को भेजा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर उसको एक एक करके रिसीव करके डिसाइड किया जाएगा कि ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और उसी हिसाब से यहाँ पे अरेंज किया जाएगा। नाउ सिंक्रोनाइजेशन, हमने जो डेटा भेजा था, जिस स्पीड से भेजा था, अगर वो उसी स्पीड से रिकॉग्नाइज होता है तो वो सही समझा जाएगा, अदरवाइज उसको समझने में गड़बड़ होगी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिट सिंक्रोनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। कितने टाइम पे हम एक बिट का डेटा भेज सकते हैं, इसको हम बिट सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। एक डिवाइस ने अगर सपोज़ एक सेकेंड में जो है 500 बिट्स भेजी,
दूसरे की जो रिसीव करने की स्पीड है अगर वो 500 बिट्स की है तब तो ठीक है, बट 500 की जगह पे वो 600 बिट्स रिसीव करता है तो उसमें वो कुछ बिट्स एक्स्ट्रा और गलत रिसीव कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिट सिंक्रोनाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। इससे हम जो है किसी भी सिंबल को या तो राइजिंग एज पे या फॉलिंग एज पे पहचानते हैं। उस पे हम राइजिंग एज पे या फॉलिंग एज पे ही जज करते हैं कि हाँ यहीं पे डेटा आया है। ठीक है, नाउ बिट सिंक्रोनाइजेशन जो है ये आपका दोनों सिस्टम की क्लॉक को मैच करता है। क्लॉक क्या होती है? ये एक टाइम बेस सिस्टम होता है, मतलब एक सिंबल होता है जो कि कुछ एक खास छोटी सी ड्यूरेशन के बाद बार बार रीजेनरेट होता है, और उसके रीजेनरेट होने से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ कितने जो है बिट्स आ चुके हैं या कितने बिट्स आने चाहिए थे। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, डेटा हमारा जो है एक्चुअल में एक एक बिट करके नहीं भेजा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम कि कुछ ग्रुप ऑफ बिट्स को हम एक फ्रेम बनाते हैं और एक बार में पूरा एक फ्रेम भेजा जाता है। ठीक है, तो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये एक फ्रेम कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ एक फ्रेम ख़त्म हो रहा है, इसको पहचाना जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज़ होते हैं। अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स के अंदर हम अलग अलग तरीके के सिंबल्स यूज़ करते हैं और उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो सिंबल हमारा कहीं भी वॉइस या डेटा के अंदर नहीं होता, वो सिंबल केवल हमारे कंट्रोल सिग्नल्स के अंदर होता है। उसके हेल्प से हम पहचान जाते हैं कि हाँ यहाँ से फ्रेम शुरू हुआ था और यहाँ पे फ्रेम ख़त्म हुआ है। नाउ देयर इज़ सम क्वेश्चंस फॉर यू। You have to define bit synchronization, and secondly you have to describe the modes of transmission. This is all for today.